अच्छा, एक तो यार अभी मैंने बताया बार बार कि आपने इन सब की डेफिनेशंस को समझना है, इनकी लॉजिक्स को समझना है। बाद में हम इसको अप्लाई करेंगे अमेजोन के ऊपर, और उसको अप्लाई करते वक्त हमें जो सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा उसका नाम है जंगल स्काउट, जो इनिशियली हमें हेल्प करेगा। अच्छा, व्हाट इज ब्रांड डोमिनेंसी? नॉर्मल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी किसको कहते हैं। यार मैंने कल आपको बार बार एक चीज की एग्जांपल दी थी। मैंने आपको कहा था कि अगर आपका कंप्यूटेटर एनालिसिस तगड़ा नहीं है ना तो आप मार खाते हो। वो कंप्यूटेटर एनालिसिस आपको क्या कहता है? अच्छा, अब ब्रांड डोमिनेंसी बेसिकली आपको क्या कहती है कि यार अगर एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल दोबारा देते हैं ड्रिंक की, सबसे आसान है इसको समझना। ड्रिंक एक प्रोडक्ट है, एम कोक एक ब्रांड है। ये बात याद रखिएगा। हमारे यहाँ जहनों के अंदर हम कहते हैं ना ड्रिंक पीनी है तो एकदम जहन में आता है कोक पीनी है, या हम लोगों को यही कह देते हैं कोका कोला पीनी है, पेप्सी पीनी है। बेसिकली पेप्सी और कोक एक ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है आपकी वो ड्रिंक है। ये बात याद रखिएगा। सो अगर एक प्रोडक्ट है जो ड्रिंक है, मशरूब है, वो मार्केट के अंदर बिक रहा है, लेकिन एक ब्रांड ऐसा है जिसका मशरूब, जिसकी ड्रिंक पीना लोगों को बेहद पसंद है। इतना पसंद है कि 80% मार्केट को सिर्फ उसने अकेले कवर किया हुआ है। लाइक 80%, 100 में से 80 लोग सिर्फ उसी ब्रांड को लेना पसंद करते हैं। कहते हैं यार हम इस ब्रांड के अलावा कोई और मशरूब नहीं पिएंगे। इसका मतलब है हमें ड्रिंक मार्केट में नहीं बेचनी। इसलिए नहीं बेचनी यार, 100 में से 80 ग्राहक तो ऑलरेडी एक ब्रांड का है, तो हम तो 20 की कैटेगरी में फिर आ गए। फिर उस 20 में से भी कई ब्रांड ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो हमारा तो सेल का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो तो बहुत कम हो जाएगा। और मैं बेवकूफ तरीन इंसान हूंगा कि अगर मैं ये जानते हुए भी कि 100 में से 80 लोग कोक खरीदते हैं, मैं फिर भी कहूं नहीं मैंने ड्रिंक ही बेचनी है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूं ये ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मार देता है। अल्लाह के बंदो, तुम कोक से ज्यादा पब्लिसिटी कर सकते हो, तुम कोक से अच्छी क्वालिटी ला सकते हो, तुम कोक से अच्छी बॉटल की क्वालिटी ला सकते हो, तुम कोक से अच्छे पैकेजेस ला सकते हो। मुझे बताओ ना क्या ला सकते हो तुम कोक से अच्छा, जिसके ऊपर तुम खड़े होकर ये कहना शुरू हो गए हो कि मैं कोक को बीट करूंगा। सो आपको उस मार्केट से तब तक दूर रहना है जब तक आपके ऑलरेडी कोई बहुत सारे 4-5 ब्रांड्स ना चल रहे हो। जब आपकी 4-5 ब्रांड, मतलब मेरे चिप्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं यार, मेरे बिस्किट्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं, मेरा जूस बहुत अच्छा बिक रहा है, अब मैं आऊंगा कि नहीं अब मैं कोक का मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन स्टार्ट में कोक की तरफ नहीं जाना है, ये बात याद रखिएगा। और जब एक ऐसा सिनेरियो किसी भी बिजनेस में आ जाता है तो हम उस सिनेरियो को कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। इस मार्केट के अंदर एक ब्रांड ने 80% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अगर आप कोक की प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात करें तो मैं सिर्फ ड्रिंक में कोक पीता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं पीता। तो अगर मुझे पहली 10 दुकानों से कोक नहीं मिलेगी ना तो मैं 11वीं दुकान पर चला जाऊंगा खरीदने, मैं 12वीं पर चला जाऊंगा, पर मैं अमृत नहीं पीऊंगा, मैं गोरमे नहीं पीऊंगा। समझ आ रही है ना आपको? तो ये जो मार्केट है इसको गले से पकड़ा हुआ है कोक ने। इस सिनेरियो को कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। ये मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया। अमेजोन में ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट सिंपल यही है कि एक ब्रांड जिसको बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, हमें उस प्रोडक्ट से दूर रहना है। एक ब्रांड बोनेंजा का फर्ज करो है और उसकी स्वेटर्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो हमें स्वेटर से दूर रहना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। हेल्प आउट को ऐसे हमें पता कैसे चलेगा कि जो प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को सेल करने में हम इंटरेस्टेड हैं उसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है? ये हमें जंगल स्काउट बता कर देगा। हम उसका डाटा एनालाइज करके इस बात का अंदाजा लगा लेंगे इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। अब आपको समझ थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया होगा कि डाटा एनालाइज करना जरूरी होता है। जंगल स्काउट हमें बता तो देगा लेकिन हमें पढ़ना आना चाहिए, हमें समझना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ।
क्योंकि साथ साथ आपको इसलिए बार बार उस स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, आखिरकार आपने इधर आना है। इस पूरी स्लाइड को आप देखें, ये पूरा डाटा आपके सामने खुला हुआ है। इस पूरे डाटे के अंदर कहीं जंगल स्काउट ने मुझे ये बताया है कि इधर ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है? कहीं क्लियर कट लिखा है? कहीं लिखा है? ये इस पूरे पेज के ऊपर देखें, कहीं क्लियरली लिखा हुआ है इसने इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है नहीं है? देखें प्रोडक्ट क्या थी, मैं आपको बताता हूं। ये बेबी टूथ ब्रश, ये देख रहे हैं ऊपर, ये मैंने सर्च किया था। मैंने जंगल स्काउट को बोला है मैं बेबी टूथ ब्रश को बेचना चाहता हूं अमेजोन की मार्केट में, तुम मुझे उसका डाटा निकाल कर बताओ। इस पूरे डाटा में इसने मुझे ब्रांड डोमिनेंसी बता दिया है कि है या नहीं है, लेकिन अभी आप लोग एनालाइज नहीं कर सकते। इसने बताया है, मैं आपको बता रहा हूं इसने बताया हुआ है, लेकिन कहीं यहां क्लियर कट नहीं लिखा हो। इसीलिए कह रहा हूं कि डेफिनेशंस और डाटा को एनालाइज करना सीखना ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है। आपने ये हुनर सीखना है कि आप चीज को देखकर समझ जाएं। ये हुनर आपके पास होना चाहिए, यही आपको फर्क डालेगा एक नॉर्मल इंसान में और आप में। अगर यहाँ पर क्लियरली लिखा आ जाए, मैं माजिद से पूछता हूँ, यार देखो आपका बहुत तजर्बा है माजिद, यहाँ पर अगर क्लियर लिखा नजर आ जाए तो आप में और एक आम इंसान में क्या फर्क रह जाएगा? वो भी जीएस चलाए, 3,000 रुपए का जीएस ले, वो आपको क्यों हायर करेगा माजिद काम करने के लिए? तो यहां पर चीजें नहीं क्लियरली लिखी नजर आती, इसीलिए आपका हुनर, आपका फन, आपका स्किल सेट उससे ज्यादा है। इसीलिए वो आपको $200 देगा, इसीलिए वो आपको $250 देगा। और आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि अहमद भाई फजूल बोलते रहते हैं, ये इतने पैसे या इतने चीजें नहीं होती। आपसे पहले मैं अभी अपवर्क का एक सेशन दे रहा था, कुछ दो भाई हैं मेरे दोस्त हैं, उनको उनको मैंने एक जॉब के लिए अभी अप्लाई करवाया है। इंशाल्लाह आप लोग पहुंचेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अपवर्क के ऊपर। उस क्लाइंट ने लिखा है $2,000, $2,000 मैं पे करूंगा वर्चुअल असिस्टेंट को जो मेरा अकाउंट मैनेज करेगा। उसके अंदर आगे उसने सारा स्किल सेट लिखा हुआ था, मुझे सोर्सिंग की चाहिए, मुझे हंटिंग चाहिए, पीपीसी चाहिए, ये चीजें उसने मेंशन की हुई थी। और अपवर्क बकायदा बता रहा था कि 2,000 वो पे करेगा क्योंकि 20% अपवर्क काटता है, तो उसने कहा था हम इसकी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस काटेंगे, 200 की जगह $250 काट के $1,750 आपको मिलेंगे। आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब आप देखें ना कि ये मार्केट में पैसे हैं तो स्किल सेट की वजह से है, और यही स्किल सेट है कि आप एनालाइज कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। आगे थोड़े से और आगे चलते हैं। व्हाट इज लिस्टिंग लाइफ? लिस्टिंग लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मार्केट के अंदर? कॉन्सेप्ट आपने समझने हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखिए बेटा, लिस्टिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक प्रोडक्ट को, मैं बार बार कह रहा हूं अपने जहनों में लिख लो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ड्रिंक है। प्रोडक्ट कोई कोक कोई पेप्सी नहीं होती, ब्रांड नहीं होता। एक प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए कितना वक्त गुजर चुका है, इसको कहते हैं लिस्टिंग लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए, मार्केट में बिकते हुए, मार्केट में सेल आउट होते हुए कितना वक्त गुजर चुका है, इसको कहते हैं ये उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग लाइफ है। वजह क्या है लिस्टिंग लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यार आप लोग मुझे बताओ कि जब हम बचपन में थे, आज से 8-10 साल पहले कर लो चलो, बेब्लेड एक टॉय था, कितना ज्यादा चला, आज कहाँ है? फिजेट स्पिनर कितना ज्यादा चला, आज कहाँ है? मेरे दोस्त की बैरिया टाउन में दुकान है, उसने फिजेट स्पिनर 15 लाख रुपए के मंगवाए। मैं पिटता रह गया, यार नहीं मंगवाओ, ये प्रोडक्ट एक दिन खत्म हो जाएगा, ये साल भी नहीं रहने वाला। उसने कहा नहीं यार अहमद भाई बहुत चल रहा है। आज उसके दुकान के अंदर 8-10 लाख रुपए का माल नकारा होकर पड़ा हुआ है, कोई खरीदने को तैयार नहीं। तो क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए और बिकते हुए कितना वक्त हो गया है, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। 1 अरब में से कई प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिसमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होगी, उसकी सारी चीजें अच्छी होंगी लेकिन उसकी लिस्टिंग लाइफ कम होगी। आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर शक करना है। क्या शक करना है? आज बिक रही है, कल बिकेगी या नहीं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम बनाते हो, अपना पैसा लगाते हो, मार्केटिंग करते हो, अपने स्टोर बनाते हो, और कल को वो मार्केट स्टोर तो चलो आपका स्टिल अवेलेबल होगा, कोई और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, दुकान ही है ना, उस दुकान में कोई और सामान डाल दो, लेकिन आपने अपनी एक साख बनाई कि मैं एक्सपर्ट हूँ फिजेट स्पिनर बेचने में, मेरी दुकान से फिजेट स्पिनर बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन कल को डिमांड ही खत्म होगी तो आप कहाँ स्टैंड करोगे?
इसीलिए प्रोडक्ट की लिस्टिंग लाइफ को देखना, एनालाइज करना भी हमारे क्राइटेरिया का पार्ट होता है। हमने देखना होता है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, मैं कल जूते देखने गया तो मेरे जहन में होना चाहिए था जूता लेदर का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया का पार्ट है लिस्टिंग लाइफ। दोबारा उस स्लाइड पे जाते हैं, जहां मुझे कोई एक बंदा दिखा दे कहीं लिस्टिंग लाइफ डायरेक्ट लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा होगा लिस्टिंग लाइफ डायरेक्ट, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपको जीएस के अंदर जीएस बता रहा है लिस्टिंग लाइफ। ठीक है, जीएस बता रहा है कि लिस्टिंग लाइफ है। यही फर्क है, कितनी है इसकी, कितनी है इस दूसरे नंबर वाले ब्रांड की, कितनी है तीसरे नंबर वाली, सब बता रहा है। एनालाइज करना सीखेंगे जब उस पर पहुंचेंगे। अभी सिर्फ इसलिए बार बार उधर लेकर जा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ख्याल रहे कि अहमद भाई जो बोल रहे हैं वो फजूल नहीं है, उसको हमने आगे चल के अप्लाई करना है इन डेफिनेशंस को। अभी सीजनल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? सीजनल प्रोडक्ट्स बेटा उसको कहते हैं, लाइक जो गर्मियों की प्रोडक्ट्स हैं वो सीजनल है, वो सर्दियों में नहीं बिकती, जो सर्दियों की है वो गर्मियों में नहीं बिकती। तो जो ऐसी प्रोडक्ट जो पूरा साल ना बिकती हो, एक सीजन में बिकती हो और एक सीजन में नहीं बिकती हो, उसको कहते हैं सीजनल प्रोडक्ट्स। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स इज समथिंग एल्स। लोग से समझ लेते हैं कि सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स सेम है, सेम नहीं होती बेटा। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स उनको कहते हैं जो एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड चलता है और वो खत्म हो जाता है, उसमें सर्दी गर्मी का कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री यूरोप में बहुत बिकता है, आपको पता ही होगा, हर घर में लगता है, लेकिन वो एक दिन के लिए आता है फिर चला जाता है। इसी तरह हेलोवन वो मनाते हैं, वो एक दिन के लिए आता है चला जाता है। न्यू ईयर की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, एक दिन के लिए आती हैं चली जाती हैं। तो आप लोगों ने ट्रेंडी उनको कहते हैं। आपने इन दोनों प्रोडक्ट से दूर रहना है, जो सीजनल हो या ट्रेंडी हो, इन दोनों चीजों से आपने दूर रहना है। ये हमें, दोबारा बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, सीजनल और ट्रेंडी हमें जंगल स्काउट नहीं बताता। सीजनल और ट्रेंडी हमें बताता है गूगल ट्रेंड, वो हम आखिर में देखेंगे। मैंने अभी आपको बोला था ना कि एकदम जाकर गूगल ट्रेंड उसको रिजेक्ट कर दे। कैसे रिजेक्ट कर दे? कि आखिर में वो प्रोडक्ट सीजनल निकल है या ट्रेंडी निकला है, तो हमें उससे दूर रहना। हम आखिर में क्यों चेक करते हैं? क्योंकि बेटा हम सारे सॉफ्टवेयर को वन बाय वन चेक करना हमारी मजबूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि हम जो है ना उसके ऊपर एकदम से चारों सॉफ्टवेयर के ऊपर एक ही साथ चला दें। हमारा कुछ डाटा होता है जो हमने जेएस का एनालाइज करना है, फिर हीलियम का, फिर आगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बार बार कहने का मकसद ये होता है कि आप भूल ना जाए कि जो जेएस है ना वो सारे काम कर सकता है जो बाकी सॉफ्टवेयर करते हैं। मतलब अगर हम अकेले जेएस को चाहें ना तो हम सारे क्राइटेरिया जेएस के थ्रू ही निकाल सकते हैं। हीलियम वो सारे काम कर सकता है जो जेएस कर सकता है। तो फिर अहमद भाई हम ये क्यों कर रहे हैं कि हम हीलियम अलग यूज कर रहे हैं? देखें, हर जो मशीन बनती है ना, या हर आप कह लें कि रोबोट का, जंगल स्काउट हमारे लिए रोबोट ही है ना, चीज ला करते हैं, उसका एक फंक्शन ऐसा होता है जिसका एक्यूरेसी रेट, जिसमें गलती की गुंजाइश 99% नहीं होती, 1% होती है। हम जेएस का वो वाला पोर्शन, वो वाला फंक्शन यूज करेंगे जिसमें गलती की गुंजाइश 1 से 2% है। फिर हम हीलियम का वो वाला यूज करेंगे जिसमें हीलियम एक्सपर्ट है। फिर हम वायरल का वो वाला यूज करेंगे जिसमें वायरल एक्सपर्ट है। और फिर हम गूगल का वो वाला यूज करेंगे जिसमें गूगल एक्सपर्ट है। तो जब हम सारे चीजों के एक्सपर्ट फंक्शन यूज करेंगे जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आखिर में जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर होगा। अब आपको समझ आ रही है ना ये सारी बातें कि हम क्यों डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? जब एक सर्च वॉल्यूम इंपॉर्टेंट चीज है, सर्च वॉल्यूम, ये मैंने आपको बताया गूगल ट्रेंड बताता है, और ये हमें जो सर्च वॉल्यूम है ये हमें बताएगा आगे चल के आपका हीलियम 10। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते किसको है मैं आपको गौर से कर दिखाता हूं कि ये सर्च वॉल्यूम होता क्या है। देखें, एक कस्टमर आया Amazon.com की तरह, चलो .com के ऊपर एक कस्टमर आया है। अब मैं एज अ कस्टमर हूँ, देखो मैं एज अ कस्टमर बैठा हूँ ना, मैं Amazon.com पे गया खरीदारी करने के। मैंने यहाँ पर लिखा आइस क्यूब, मैं अक्सर इसकी एग्जांपल देता हूँ। आइस क्यूब लिखा, आइस क्यूब लिखने के साथ क्या हुआ कि जो मेरी प्रोडक्ट है, फर्स्ट कर ले मेरी प्रोडक्ट है आइस क्यूब या आइस स्टेज है जो नीचे, ये मैं बेच रहा हूँ। जब किसी कस्टमर ने आकर सर्च वॉल्यूम में आइस क्यूब लिखा और मेरा एड, मेरी दुकान का एड नीचे खुल गया,
इसका मतलब ये है कि सर्च वॉल्यूम 1 हो गया। अब उसने खरीदा नहीं खरीदा, लेकिन उसने मेरी प्रोडक्ट को सर्च किया, मेरी प्रोडक्ट को ढूंढा, कोई और कस्टमर आया उसने 2 लिखा, अब मेरा सर्च वॉल्यूम 2 हो गया। कोई और कस्टमर आया उसने भी लिखा, मेरा सर्च वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा आपकी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम होता है उतनी ज्यादा सेल्स जनरेट होती हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स है। यार जाहिरी बात है, गोरे इतने पागल तो नहीं है, हम लोग तो चलो फिर थोड़े वेले होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर या खास तौर पे माजरत के साथ अगर आप में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है इधर, लेकिन वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम लोग घर बैठ के यूट्यूब और यही देखते रहते हैं तो हम फजूल की सर्चिंग भी करते हैं। गोरों के पास इतना टाइम नहीं होता। अमेरिका यूके में लोग ऑर्डली वेजेस पे काम कर रहे हैं, वहां उनके घरों में मेड्स नहीं होते, उन्होंने इस घर के काम भी सारे खुद संभालने होते हैं। वो वही चीज सर्च करते हैं जो चीज उन्होंने खरीदनी है। अगर मेरी प्रोडक्ट को मेरी जो मैं बेचना चाह रहा हूं उसको लास्ट 30 डेज में लोगों ने 30,000 दफा सर्च किया है, तो इसका मतलब है 30,000 दफा मेरी प्रोडक्ट बिकने का चांस था। अगर एक प्रोडक्ट को लोगों ने सर्च ही टोटल 1,000 दफा किया है पिछले पूरे 30, तो सिर्फ 1,000 दफा चांस था मेरी प्रोडक्ट बिकने का। मतलब सिर्फ कस्टमर आइस क्यूब की मार्केट के अंदर इंटर ही 1,000 दफा हो। तो मेरा तो जब एक मार्केट में लोग ही इंटर नहीं हो रहे बेटा, तो आपकी प्रोडक्ट कैसे बिकेगी? इसीलिए सर्च वॉल्यूम और हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बताएगा कौन? हीलियम 10 बताएगा। आराम सुकून से प्रैक्टिकल करके देखेंगे, परेशानी नहीं लेनी। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ एनालाइज करना है, कैसे करना है, छोड़ दो, अभी सिखाएंगे आगे करना। अभी सिर्फ इन कॉन्सेप्ट को समझें। अच्छा, अब ये प्रॉपर वो चीज आ गई है। कुछ ये चीजें लिखी थी और कुछ ये लिखी हैं, रिपीट हुई होंगी, 3-4 जो हमने पढ़ी है ना पीछे, वो रिपीट हुई होगी। रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स। जिस डाटा को हमने एनालाइज करना है, जो डाटा हमने एनालाइज करना है, वो सिर्फ टॉप के 10 दुकानों का होना चाहिए। हमने टॉप की 10 दुकानों को एनालाइज करना है, हमने 10 से नीचे नहीं देखना। अब ये क्राइटेरिया टफ होता जा रहा है, मैं टफ करता जा रहा हूं क्योंकि मेरी स्लाइड्स हैं, मुझे पता है मैंने कितना टफ बनाया। इनेबलर्स कहता है शुरू की 20 दुकानों को देखो, एक्सट्रीम वाले कहते थे शुरू की 15 दुकानों को देखो। मैं कहता हूं नहीं, हमारा कंपटीशन शुरू की 10 दुकानों से है बस। हमने शुरू की 10 दुकानों में आना है बस। मेरा मानना ये है, मैं नहीं चाहता आप 11वें नंबर पर है, मैं चाहता हूं आप 10 में है। देखें 10 के लिए कोशिश करेंगे तो 11वें 12वें 13वें पर आ जाएंगे, कोशिश ही 20 के लिए करेंगे तो 22वें 23वें पर आएंगे। नंबरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मुस्तफा, अगर आपको समझ नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, जितनी मेंटेलिटी में आपकी समझता हूँ, गौर करिएगा। 10 दुकानें टॉप की कौन सी हैं, ये मैं एज अ कस्टमर इंटर हुआ हूं मार्केट के अंदर। पहली 10 दुकानें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐड गलत है, तो ये आप 11वीं भी ले लें। ये पेड प्रमोशन अक्सर ना, ये जो मूवीज होती है ना, इसकी पेड प्रमोशन अमेजोन अक्सर करता रहता है, उनसे पैसे लेके ना अक्सर करता रहता है। तो मूवीज वगैरह आ जाए तो हम उसको दुकान कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां तक की दुकानों में आपने आना है, ये 10 यहाँ कंप्लीट होती हैं बस। 11वीं को मैंने नहीं देखना यार, मैंने पहली 10 में ही आना है। तो इन 10 में आने के लिए मुझे एक बात बताओ, ये 10 के अंदर क्यों है भाई? यही 10 में क्यों है मुझे बताओ ना। ये ऊपर क्यों नहीं है, ये ऊपर क्यों नहीं है, ये ऊपर क्यों नहीं है? डेफिनेटली ऊपर की जो 10 है उनकी कुछ मेहनतें होंगी, ऊपर की जो 10 है इनकी कोई मार्केटिंग होगी, ऊपर की कोई 10 है उन्होंने अमेजोन के मैकेनिज्म को मीट किया होगा, कोई तो वजह होगी ना भाई। आप क्लास के अंदर 50 लोग टेस्ट देते हो, पहले 10 मतलब हम कहते हैं पहले की पहली पोजीशन है, दूसरी है यार, वो बेसिस ऑफ टेस्ट होती है ना, बेसिस ऑफ पेपर होती है। किसी ने एग्जाम लिया तो बोला ना इसके नंबर अच्छे थे, ये पहले नंबर पर है। इसी तरह अमेजोन ने भी कोई एग्जाम लिया होगा तो यार वो पहले नंबर पर है ना, अपनी मर्जी से तो नहीं डाल दिया। तो इसीलिए हम उस एग्जाम की तैयारी करेंगे और हम उस एग्जाम को पास करने की कोशिश करेंगे। मैं एक सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो इसीलिए हमने पहले 10 में ही आना है भाई, हमने 11वें 12वें पर नहीं आना, हमारा क्राइटेरिया। तो रिव्यूज क्या होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। व्हाट आर रिव्यूज? देखें,
जब कभी भी आप कोई प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हो ना, कोई छोटी मोटी चीज भी डाउनलोड, कोई गेम डाउनलोड करते हो, तो आपको कहता है यार रिव्यू देना है। रिव्यू क्या होता है? जब आप उससे चीज खरीदते हो तो अपनी राय का इजहार करते हो इन अ फॉर्म ऑफ कमेंट। ठीक है, हम किसी दुकान को सिलेक्ट कर कर आपको बता देता हूँ अमेजोन में रिव्यूज कहाँ लिखे होते हैं। चलो हम इस दुकान के अंदर चलते हैं। ये मैं अब दुकान के अंदर चला गया हूँ। ठीक है, इसके रिव्यूज कहाँ लिखे होंगे, नीचे आते जाएं। ये इसने क्वेश्चन आंसर सेशन किया हुआ है उनके साथ, लोगों के साथ। ठीक है, ये देखें, ये रेटिंग स्टार्स देख रहे हैं, ये स्टार्स है 5 में से 4.7 स्टार्स है इसके। थोड़ा और नीचे है, ये रिव्यूज हैं, देख रहे हैं। अब आप गौर जरा करिएगा, आप गोरों के, हाँ रिव्यूज बिल्कुल ठीक है नहीं रहा। आप सिर्फ ये देखिएगा यार, आप और मैं अगर रिव्यू भी देते हैं ना, गौर से देखिएगा, दानियाल अगर इधर मौजूद है तो उसको बेहतर पता होगा। यार हम लोग रिव्यू देते हैं नाइस, वेरी गुड, अपडेट इज स्लो, फला फला। ये इसका इसका रिव्यू चेक करें, ये लिखा हुआ है। इतना बड़ा रिव्यू आपने देखा है कभी किसी पाकिस्तानी का? नहीं देखा ना। बेटा ये गोरे हैं, ये चीज खरीदते हैं, पैसे देते हैं, देख कर चीज खरीदते हैं और देख कर कमेंट करते हैं। समझ आ रही है आपको? उससे थोड़ा और नीचे जाकर देखते हैं। ये देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ रिव्यू की लेंथ देखो कि इसने कितना बेहतरीन इसको एक कोमास के अंदर जा जाकर रिव्यूज दिए। सो यार हमने ये चीज देखनी है कि जो टॉप की 10 दुकानें हैं उसके रिव्यूज कितने हैं। क्राइटेरिया बाद में पढ़ते हैं, मैं सिखाता हूं, मैं सिखाऊंगा अभी किस क्राइटेरिया। अभी सिर्फ आप डेफिनेशन सुने, रिव्यूज किसको कहते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होती है? बेटा सेलिंग प्राइस इसको कहते हैं बेच कितने की रहा है, कितने की बेच रहा है भाई। ये बेच रहा है इस टाइम पे 5.95 पाउंड की, तकरीबन 6 पाउंड की। तो सेलिंग प्राइस हम इसको कहते हैं, बेच कितने का रहा है। सर्च वॉल्यूम में आपको बता चुका हूँ, हीलियम 10 निकाल कर देगा, किसी दुकान के माथे पर नहीं लिखा होता किसी, वो आपको हीलियम 10 से मिलेगा। ट्रेंडी बता चुका हूँ, गूगल ट्रेंड बताएगा। ब्रांड डोमिनेंसी बता चुका हूँ कि क्या है, आपको जंगल स्काउट बताएगा, हेल्प आउट करेगा। Amazon एज अ सेलर किसको कहते हैं? बेटा देखें, एक ब्रांड है, उसको मुस्तफा बेच रहा है, उसका ओनर कौन है? मुस्तफा। एक ब्रांड, एक ड्रिंक है, चलो ड्रिंक एग्जांपल वापस लेते हैं, आसान है, आप लोगों के जहनों में भी बैठ गई होगी। एक ड्रिंक है, उसमें डिफरेंट ब्रांड है। कोक जो है वो मुस्तफा का ब्रांड है, पेप्सी अहमद का ब्रांड है, सेवन अप अक्सा का ब्रांड है, बाकी आगे तैमूर का एक आधा ब्रांड होगा, नेस्ले नहीं, चलो यार अब गौरमे कर लो, गौरमे। अब क्या है, इस सब का मालिक कौन है? मुस्तफा है, अक्सा है, अहमद है, तैमूर है। लेकिन अगर उसका मालिक अमेजोन में खुद अमेजोन आ जाए तो उसके मालिक के आगे क्या लिखा होगा? अमेजोन। ऐसे ही लिखा होगा ना, जेफ बेजोस तो नहीं लिखा होगा, अमेजोन ही लिखा होगा। तो अमेजोन एज अ सेलर का मतलब ये होता है कि ये जो ब्रांड है, ये जो कोक है, इसका जो ओनर है वो खुद अमेजोन। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट से, मतलब ड्रिंक प्रोडक्ट है ना, हमें एक ऐसी प्रोडक्ट से दूर रहना पड़ता है जिसमें अमेजोन खुद बेच रहा हो चीजों को। क्यों दूर रहना पड़ता है? यार उसकी अदालत है, उसका वकील है, उसका जज है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जैसे चाहे चीजों को देखेगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप उसके मुखालिफ जाओगे आप, वो फर्ज करें कोक बेच रहे हैं, आप पेप्सी बेच रहे हो, आप अपनी पब्लिसिटी ज्यादा करोगे, आप अपना ग्राहक ज्यादा लाओगे। यार उसकी मर्जी है, वो पहली नंबर की पोजीशन, एग्जाम उसी ने चेक करना है, पेपर उसी ने चेक करना है। आप 100 में से 100 का पेपर कर कर आओगे, वो 99 कर देगा। खुद तो उसने पेपर देना ही नहीं है, अपने पेपर पे 100/100 लिखते, आप उससे पूछ सकते हो, वो खुद एग्जामिनर है। इसीलिए इन चीजों से दूर रहना होता है जहां खुद अमेजोन बेच रहा हो, खुद ओनर हो अमेजोन ब्रांड्स का। आगे हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। जंगल स्काउट हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है और हम जंगल स्काउट को यूज करेंगे इस चीज को देखने के लिए। अच्छा, रेवेन्यू दोबारा सुन लीजिएगा। शायद मैंने रेवेन्यू का वर्ड बार बार यूज किया, कुछ लोगों के जहन के अंदर ये होता है रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट है। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता बेटा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं अक्सर देता हूँ अपने समझाने के लिए लोगों को। यार 3 रुपए का अगर एक गिलास है और आपने महीने में 10 ग्लास बेचे, तो आपकी जेब में कितने पैसे आए?
₹30। ₹3 का ग्लास था, 10 बेचे हैं, 1 महीने में कितने पैसे आए? ₹30। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या वो ₹30 तुम्हारा प्रॉफिट है? नहीं ना बेटा, उस ₹30 में से आपने दुकान का किराया भी देना है, और वो जो ग्लास आपने बनवाया है उसके पैसे नहीं काटने बीच में से। फ्री का तो नहीं आपको पड़ा था, आपने भी पीछे से खरीदा था। जो जेब में ₹30 है वो रेवेन्यू है। प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। कोई दुकान आपको प्रॉफिट बताता है, कोई ब्रांड आपको प्रॉफिट बताता है? आप जाकर कोक की फैक्ट्री में चले जाएं और उससे जाकर कहें यार 1.5 लीटर पे कितने पैसे बचा लेते हो, कुत्ते छोड़ देंगे आपके पीछे। ये इतनी राज की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन यही तो फर्क होगा माजिद आप में, और यही तो फर्क होगा एक नॉर्मल बंदे में। माजिद के पास एट द एंड ऑफ द सेशंस, एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस, ये हुनर होगा कि माजिद अपना लैपटॉप ऑन करेगा और यहां से ऑन करके कैलकुलेट कर कर बता देगा कि Amazon.com पे बैठा हुआ ये बंदा कितने पैसे बचा रहा है। ये माजिद बता सकता है, ये आम बंदा नहीं बता सकता। इसी को वो हुनर कहेंगे जो हम सीखने जा रहे हैं। तो हम ये चीज सीखेंगे। ठीक है, कैसे सीखेंगे? इसके लिए इन 4 टूल्स के अलावा टूल्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी अमेजोन के ही हैं, लेकिन उनको यूज करना थोड़ा टफ है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, वो हमारा काम है सिखाना। ठीक है, मैं आपको खुद जाती तौर पे सिखाऊंगा। BSR, बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। यार वही बात है कि 50 लोग बैठे हैं ना, उनमें से किसी ने पहले पर आना है, किसी ने दूसरे पर। जो सबसे अच्छी सेलिंग कर रहा है मार्केट में वो नंबर 1 है, जो दूसरे नंबर पर है, जो कस्टमर को अच्छे जवाब देता है। ये सारा क्राइटेरिया, इससे हमारा कोई खास ताल्लुक नहीं होता। BSR ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार्स को कहते हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया था कि एक ब्रांड का कितना था, 5 में से 4.7 इतना था। लिस्टिंग एज में आपको बता चुका हूँ, सीजनल में आपको बता चुका हूँ, वेट और डायमेंशन। वे यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। वेट कहते हैं बेटा आपके उस डब्बे को, आपने एक प्लास्टिक बोतल बेचनी है यहाँ पे लोगों की कंफ्यूजन ही होती है कि अहमद भाई जितना प्लास्टिक बोतल का वेट है क्या उतना ही वेट होगा, वही कंसीडर किया जाता है हर जगह पे? नहीं बेटा, आपने उस बोतल को जिस डब्बे में पैक करना है उस डब्बे का वजन फिर किया जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज आपको क्लियर होगी। वेट क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने चाइना से सामान उठाकर लेकर जाना है यूके में। जो बंदा लेकर जाएगा, जो फ्राइट फॉर्डर है, जो जहाज है, बहरी जहाज, वो लेकर जाता है, आपसे पैसे लेता है वजन के हिसाब से। सो बेटा अगर आपका वजन ज्यादा होता गया ना, तो आपकी लेकर जाने की कॉस्ट इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट ₹1 की होगी और लेकर जाने के ₹2.5 लग रहे होंगे, टोटल 3.5 में पड़ जाएगी। समझ आ रही है आपको ये बात? तो इसीलिए वेट मैटर करता है। कौन बताएगा? जंगल स्काउट बताएगा। ठीक है, एक चीज और इधर नहीं लिखी, इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस। आपके बॉक्स का, जो प्लास्टिक बॉटल जिस बॉक्स में पैक हुई है, उस बॉक्स का साइज कितना है, ये भी बहुत मैटर करता है। ये भी आपको जीएस बताएगा। क्राइटेरिया हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है कैसे है। इंपॉर्टेंट क्यों है यार? अगर आपका फ्राइट फॉर्डर जो आपका सामान चाइना से पाकिस्तान लेकर आता है या चाइना से यूके लेकर जाएगा, वो 2 चीजों की बेस के ऊपर आपसे प्रोडक्ट लेकर जाता है। नंबर 1, या कॉस्ट लेता है आपसे। नंबर 1, या तो आपकी प्रोडक्ट का वजन करता है, वेट करता है, या तो आपकी प्रोडक्ट का साइज देखता है। साइज क्यों देखता है यार? हो सकता है आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जो लेंथ में बहुत बड़ी हो लेकिन वजन में छोटी हो, तो उसके जहाज के अंदर तो उसने जगह घेरनी है ना भाई। अब मैं उसको दे दूं, मैं कहूं यार गत्ते में, या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे एक क्लाइंट है, वो मुझे कह रहे हैं कि यार मैंने ना वो ब्राउन पेपर बैग लॉन्च करने हैं यूके में। सब कुछ उनका तैयार है, कंपनीज, अकाउंट्स, दुकान रेडी पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, रेडी है, रेंट देते हैं दुकान का अमेजोन को, सामान अभी नहीं डाला हुआ। मेरे पास आए हैं, मुझे कहते हैं यार मैंने बेचने हैं तो ये ब्राउन पेपर बैग्स ही बेचने हैं, 20 के पैक में बेचूंगा। मैंने एक लड़की लगाई भी है उनके साथ, मैंने कहा ठीक है, अब क्लाइंट अड़ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेचने दो, प्रॉफिट निकालो, वही बात है, बस इसको प्रॉफिट बता दो, इतना बचेगा इतने पीसेस में, तो हम कर लेते हैं। लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आ रही मेरी कि भाई ब्राउन पेपर के जो वजन है वो कम होगा लेकिन उनका साइज ज्यादा है, तो जो फ्राइट फोल्डर लेकर जाएगा ना वो साइज के हिसाब से कॉस्ट लेगा, वजन के हिसाब से नहीं लेगा। तो इसलिए साइज भी मैटर करता है।
खत्म होगी बात। ये जो क्राइटेरिया है, ये 2 क्राइटेरियाज हैं जिनको मैं कहता हूँ कि मजीद मुश्किल है। ये क्राइटेरिया यूके मार्केट का है, ये क्राइटेरिया यूएसए मार्केट का है। इस क्राइटेरिया जब हम यूके के अंदर प्रोडक्ट ढूंढने निकलेंगे तो हमने अपने जहन में ये चीज रखनी होगी। ये चीज क्या है, आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। ये चीज क्या है, जब यूएसए में जाओगे तो ये वाली चीज आपके जहन में होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर आंखें बंद करके बात करें, फर्ज कर लेते हैं ये शर्ट का कलर लिखा हुआ है, ये उसका साइज लिखा हुआ है, ये उसका मटेरियल लिखा हुआ है, ये उसकी प्राइस लिखी हुई है। आप शर्ट लेने के लिए जा रहे हो, अब आपके जहन में होगा उसकी साइज ये होगा, कलर ये होगा, मटेरियल ये होगा, प्राइस ये होगी। ये समझ लें, फिलहाल सिर्फ समझने की हद तक कि ये आपका क्राइटेरिया है जो आपने मैच करना है। कैसे मैच करते हैं, कैसे देखा जाता है, प्रोडक्ट 1 अरब में से आपने कैसे प्रोडक्ट्स निकालनी है, तो सारी चीजें हम आने वाले सेशन में देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर है तो कर लें और जो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत आज हमने किया है उसको अप्लाई करके आप लोगों ने अगले सेशन में लेकर आना। ऐसे नहीं करना कि भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लें। एमएल साहब, वसीम बात कर रहा हूँ। जी जी वसीम भाई। जितने भी आपने जितने भी आपने ये प्रोडक्ट हंटिंग के पॉइंट बताए हैं, जी जी दीज आर ऑल द क्राइटेरिया। दीज आर ऑल। तो इस प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया, पहली बात तो ये ये क्राइटेरिया है ना, ये जो प्रोडक्ट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया। मैं थोड़ा सा आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना, क्राइटेरिया ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में ढूंढनी है उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है। देखें, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया इन यूके मार्केट, ये अभी हमने स्टडी नहीं किया, अभी सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की है। आज हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर कभी हम आगे जाकर एक बात करते हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी, तो ब्रांड, देखें मैं आपको एक चीज थोड़ा आप सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा स्लाइड से आगे लेके जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 2 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10। ये आपको समझ नहीं लग रहा होगा ये क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा जब स्लाइड। ये देखें लिखा हुआ है ब्रांड डोमिनेशन, मतलब ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया का पार्ट है, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि Amazon के अंदर ब्रांड डोमिनेंसी कैसे डिटेक्ट करते हैं। मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन सुनाई है कि ब्रांड डोमिनेंसी कहते किसको। आज हम सिर्फ इधर तक हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी किसको कहते हैं। Amazon में कैसे डिटेक्ट करना है ये आगे हम पढ़ेंगे, ये क्राइटेरिया का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। और सही हो गया। हाँ, और दूसरा चीज है, जो हम भी कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च करना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है। ये बेसिकली टूल्स तो हमारे पास होंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बेहतर है या नहीं है। प्रोडक्ट हम सेल कर, हाँ, बेहतर है या नहीं है, बेहतर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, इस क्राइटेरिया पर पता चलेगा। ये कह रहा हूँ ये क्राइटेरिया भी हमने पढ़ा नहीं है। जब आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपकी आंखों के सामने होगी, जिसका डाटा आपकी आंखों के सामने होगा, जब वो इन सारे कॉलम्स को टिक मार देगी ना, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी होगी। ये क्राइटेरिया भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो जो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे उसकी आप कह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है जो नेक्स्ट उसमें आएंगे, वो बेसिकली क्राइटेरिया ही हमें बताएगा कि ये प्रोडक्ट जो हम सर्च करने जा रहे हैं या ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली क्राइटेरिया ही बताता है। मैंने कहा ना, जहन के अंदर एक क्राइटेरिया होता है, आप उससे चीज को मैच करते हो कि भाई मैच हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही होती तो एक्सेप्टेबल नहीं होती, हो रही होती है तो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, अभी ये तो, आप जी 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 तो आपने कहा कि ये 4 टूल्स हैं, जैसे जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, कीपा, कीपा नहीं हम यूज करेंगे, हम वायरल और गूगल यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अगर इन चारों में से एक क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो प्रोडक्ट फेल। हाँ, एक भी मीट नहीं करता प्रोडक्ट फेल। लेकिन वो मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आगे सिखाऊंगा ना कि वायरल लॉन्च कुछ ऐसी चीजें कह जाता है कि अगर वो ना भी पास कर रहा हो तो हम उसको आगे चला देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे हम सीखेंगे। अब ये देखें 1 2 3 4
12 कॉलम्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट इन 12 के 12 को टिक करे, हो सकता है इन 12 में से 10 को टिक कर रही हो, 2 को नहीं कर रही हो। लेकिन ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे सिखाऊंगा कि इनमें से कौन से पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर वो नहीं कर रहे हो तो हम उसको छोड़ देते हैं। समझ आ रही है? फर्ज कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक प्रोडक्ट है वो बाकी सारे पॉइंट्स को टिक कर रही है, डब्बों को टिक कर रही है, इस एक वाले डब्बे पहले डब्बे को टिक नहीं कर रही, तो मे भी पॉसिबल है वो पहला डब्बा ही इतना इंपॉर्टेंट हो कि वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाए, बाकी 11 की कोई अहमियत ना रहे। तो ये मैं आहिस्ता आगे आपको सिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोडक्ट को देखते हुए। अभी सिर्फ हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं ताकि हम उसको एनालाइज करने में आसानी हो। पता तो हो ना ब्रांड डोमिनेंसी होती क्या है, पता ही नहीं है तो हम क्या जाकर सीखेंगे। समझ आ रही है ना? अच्छा, मुझे एक और पॉइंट है इसमें जी कि जो जैसे हम पढ़ रहे पीएल के हवाले से, प्राइवेट लेबल के हवाले से, जी जो जी अब प्राइवेट लेबल में जो कंटेंट होगा सेम होलसेलर में भी वही चीज अप्लाई हो रही होगी नहीं। जो पीएल में अप्लाई हो रही अच्छा होगी। मैं बता, होलसेलर होपफुली आपने शायद पहला सेशन लिया होगा, उसके अंदर या दूसरा, उसके अंदर मैंने होलसेल को डिस्कस किया था। तो होलसेल के अंदर तो हम प्रोडक्ट को ढूंढते ही नहीं है। होलसेल के अंदर हम, हमारा क्या कॉन्सेप्ट था होलसेल के अंदर, सब बच्चों को दोबारा रिपीट करा देता हूँ। होलसेल के अंदर मैंने क्या कहा था, हम देखेंगे कि किस दुकान के बाहर ज्यादा रश लगा हुआ है। हमें प्रोडक्ट से गर्ज ही नहीं होता, हम दुकान को ढूंढ रहे होते हैं किस दुकान के बाहर रश लगा। समझ आ रही होती है ना? तो हम उसमें जो है ना होलसेल के अंदर हम ब्रांड को देख रहे होते हैं, किस ब्रांड की क्या मार्केटिंग है, तो वो क्राइटेरिया इनसे अलग होता है, वो ये क्राइटेरिया नहीं होता उसके अंदर। देखें इसके अंदर हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। उसके अंदर हम प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे होते, हम दुकान ढूंढ रहे होते हैं कि किस दुकान के बाहर कितना रश है। समझ आ रही है आपको? तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स में फर्क है। बाकी आपने, आपको मैं होलसेल की टिप्स एंड ट्रिक्स बाद में आउट ऑफ द सेशन, बाद में कोई बंदा आया मेरे पास तो मैं उसको सिखाऊंगा, अब बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है, कुछ ओवरव्यू लाजमी दूंगा। लेकिन आप लोग एक बात को मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, 2 मिनट रह गए हैं, दोबारा हम क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। तैमूर और बाकी जिसके क्वेश्चन है मैं उनका जवाब दूंगा, टेंशन ना लें। अभी मैं थोड़ी सी चीज क्लियर कर दूं। देखें होलसेल और प्राइवेट लेबल ऐसी हैं जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी है। आपने किसी इंसान को देखा है कि कोई कह रहा हो यार मैं डॉक्टर बन रहा हूँ साथ साथ इंजीनियर भी बन रहा हूँ? आज तक किसी को कहते देखा है? किसी को ये कहते देखा है, किसी को ये कहते देखा है कि यार मैं जो हूं ना डॉक्टर बन रहा हूँ और डॉक्टर के बाद ना मैं इंजीनियर बनूंगा? कोई कहता है? नहीं कहता ना। तो इसी तरह प्राइवेट लेबल और होलसेल है। आपको मैंने बताया कि प्राइवेट लेबल, मैंने प्रूव करके दिखाया आपको कि होलसेल क्या है और प्राइवेट लेबल क्या है और प्राइवेट लेबल क्यों बेस्ट है। अब आप बेस्ट की कश्ती के अंदर हैं, अभी आपने इसी को सीखना है। लेकिन लेटर ऑन अगर आपको ये सोचना पड़ा यार कि मुझे थोड़ा बहुत काम होलसेल में भी करना चाहिए या देखना चाहिए, लेटर ऑन जब आप प्राइवेट लेबल के एक्सपर्ट होंगे उसके बाद, अभी तो प्राइवेट लेबल में बहुत चीजें, ठीक है? तो हीरा, मैं बार बार आपको आप सब लोगों को कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अमेज़न आसान नहीं है, पहले दिन से मैं ये कहता हूँ। अभी तो आप लोगों ने आगाज लिया है, अभी तो आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अभी जब आप प्रैक्टिकली हाथ से काम करेंगे आपका दिमाग भी घूमेगा, सर में दर्द भी होगा, कॉफी भी पियेंगे, पैनाडोल भी लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हुनर सीखना है, हुनर शुरू में मुश्किल होता है। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा भाई ये $200 $250 एक एक अकाउंट मैनेजमेंट का क्यों लोग दे रहे हैं, $500 क्यों पीपीसी के ले रहे हैं। समझ आ रही है? तो यार हिम्मत नहीं हारनी। मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आए, हम डिस्कस करते हैं और भी क्वेश्चंस को सारे, ठीक है? आज